कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। तो आज हम बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना पर। संविधान की प्रस्तावना बात करते हैं थोड़ी सी। प्रस्तावना है क्या? तो आपको याद होगा जब आपने बचपन में अपने स्कूल डेज में निबंध याद किए थे तो वहाँ पर प्रस्तावना जरूर होती थी। तो प्रस्तावना है क्या? प्रस्तावना है कि जो आप विवरण करने जा रहे हो, जो आप बताने जा रहे हो जिस चीज के विषय में, उसमें क्या क्या होगा, वो हम क्यों कर रहे हैं या उसके बारे में हम क्यों लिख रहे हैं, वो सारी जानकारी जो होती है वो होती है प्रस्तावना में। तो ऐसे ही भारतीय संविधान का जो मुख्य आधार है वो है प्रस्तावना। आधार का मतलब जो संविधान बन रहा है वो बन क्यों रहा है, उसमें क्या होगा, उसको किसके लिए बनाया जा रहा है, उसके कार्य क्या होंगे, ये सारी की सारी बातें आपकी संविधान की प्रस्तावना में दी गई है। ठीक है बेटा। तो अगर हम भारत की प्रस्तावना की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इसके लिए आपको पहले भी पढ़ने पड़ेंगे कि प्रस्तावना एक तो 1919 के एक्ट में पहली बार प्रस्तावना बोली गई थी। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, पहली बार वहां पर प्रस्तावना शब्द पहली बार देखने को आपको मिलता है, जिसमें आपको एक प्रस्तावना दी गई थी। लेकिन अगर हम अपनी वर्तमान प्रस्तावना की बात करें तो वर्तमान प्रस्तावना जो है वो अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। कहां से बेटा? अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। भारत की जो प्रस्तावना है वो अमेरिका के संविधान से प्रभावित है, लेकिन जो भारत के संविधान की भाषा है, प्रस्तावना की भाषा, लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा है, प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। कहां से ली है बेटा? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ये प्रस्तावना आप सभी को याद होनी चाहिए निश्चित तौर पर, क्योंकि कई बार ये प्रस्तावना इंटरव्यू में पूछ देते हैं और प्रस्तावना से बहुत सारे सवाल बनते भी हैं। ठीक है बेटा। तो आज हम लोग ये संविधान की प्रस्तावना जो है इस पर ही चर्चा करेंगे कि संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों का मतलब क्या है, क्योंकि अगर वो शब्द ही समझ में नहीं आए तो कुछ भी समझ में नहीं आए। तो सबसे पहली बात को समझिए, जब भारतीय संविधान बनकर पूरा का पूरा तैयार हो गया और अब जब उसे समक्ष रखना था, संसद के समक्ष रखना था और पूरा विवरण देना था, तो उसमें जो पढ़ी गई वो सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना ही थी, क्योंकि वही प्रस्तावना ये बता सकती है कि जो हम जिस संविधान का हमने निर्माण किया है, इतने समय दिया है, वो दिया क्यों है या उसका आधार क्या है। तो जरा एक बार संविधान की प्रस्तावना को हम लोग देख लेते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे बात करें संविधान की प्रस्तावना की तो इसमें सबसे पहले शब्द है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, इस बात को समझिए। सबसे पहले बात हो रही है हम भारत के लोग। अब संविधान भारत के लोगों ने, संविधान की जो संविधान है वो भारत के लोगों तो नहीं बनाया। ये कह सकते हैं कुछ लोग कि सर हमने तो नहीं बनाया, हमारे बाबा तो शामिल नहीं थे उसमें। लेकिन बेटा एक बात सोचो जरा, जिस संविधान की प्रस्तावना को या जिस संविधान को जिन लोगों ने बनाया है उनको तो हमने या चुन के भेजा था ना, हमारी जनता ने ही चुन के भेजा था। तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उस संविधान को जनता ने ही बनाया है। ऐसे समझिए कि अगर आपने किसी व्यक्ति को किसी काम के लिए नियुक्त कर दिया, जैसे आप एक मकान बनवा रहे हो, तो अब मकान आप तो नहीं बना रहे, आपने तो कारीगर लगा दिए, ठेकेदार लगा दिए, इंजीनियर लगा दिए, आर्किटेक्ट लगा दिए और इन्होंने मकान बनाया पूरा का पूरा। ठीक। और उसके बाद जब आप लोगों से कहते हो देखो भाई साहब हमने मकान बनाया, तो अब कोई प्रश्न अगर आपसे कहे कि भैया आपने मकान कहाँ बनाया, ये मकान तो कारीगरों ने बनाया, ये मकान तो ठेकेदार ने बनाया, तो ऐसा वो नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि जिन व्यक्तियों को नियुक्त किया गया वो तो आपके द्वारा नियुक्त किए गए थे। तो इसी प्रकार जो संविधान पूरा का पूरा बनाया गया
वो जनता के द्वारा नियुक्त किए गए लोगों के द्वारा बनाया गया, इसलिए जो संविधान का मूल आधार है वो जनता ही है। इसीलिए संविधान की जो पहली लाइन है वो कहती है हम भारत के लोग, यानी कि हम भारत के लोग आज इस संविधान सभा में बैठे हुए हैं सबके सब। तो जब जो लोग बैठे हुए थे तो यही माना गया कि वो लोग नहीं हैं, वो जो व्यक्ति हैं वो केवल व्यक्ति नहीं है बल्कि पूरे देश की जनता बैठी हुई है, क्योंकि हर व्यक्ति ने किसी न किसी व्यक्ति को चुनकर वहां पर भेजा था। तो हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये एक बात और जाहिर करता है, ये शब्द एक बात और जाहिर करता है कि जो भारत के केंद्र में है वो जनता है। भारत के केंद्र में जनता का मतलब है कि भारत की जो पूरी की पूरी शक्ति है वो जनता में ही निहित है। अंततः आके जो सब कुछ होगा वो होगा जनता के लिए ही। जो भारत में रह रहे हैं या जो भारत के नागरिक हैं या जो भारत के निवासी हैं, सारे के सारे काम उनके लिए ही हो रहे हैं। इस एक शब्द का मतलब है हम भारत के लोग। ठीक बेटा, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो सबसे पहला शब्द ये समझना बेटा, आपको ये समझना होगा कि ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बेटा, इस पूरा ये एक ही शब्द है। आज केवल हम शब्दावली पर ही चर्चा करने के लिए आए हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है, जैसे प्रभु होते हैं ना, प्रभु मतलब क्या होता है, भगवान। भगवान किसी काम के करने के लिए किसी से पूछते हैं क्या? बताओ बेटा, भगवान को कोई काम करना है तो वो पूछते हैं क्या? नहीं। वो क्या है, वो सुप्रीम है। वो क्या है, सुप्रीम है। और सुप्रीम का मतलब है अपने फैसले लेने के लिए वो स्वतंत्र है। तो अब मेरा प्रश्न यहीं से ये बनता है कि अगर भारत को भारत के सीमा के अंदर कोई काम करना है तो क्या वो पाकिस्तान से पूछने जाएगा या अमेरिका से पूछने जाएगा कि भैया हमें अपने यहाँ पे सड़कें बनानी है? अमेरिका से पूछ लूँ कि भैया सड़कें बना लूँ क्या? हमें अपनी जनता को खाना बांटना है तो हम अमेरिका से पूछने जाएंगे क्या? नहीं। भारत अगर कोई भी फैसला लेना चाहे तो वो किसी से पूछेगा नहीं, वो अपने सभी प्रकार के फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। तो इस संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब यही निकलता है कि अब हम किसी के डोमिनियन राज्य नहीं हैं। डोमिनियन का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, मतलब अब हम स्वतंत्र हैं और अपने फैसले खुद लेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का सीधा सीधा मतलब यही है बेटा। देखो मेरी थोड़ी सी आवाज़ बैठी हुई है, 3-4 दिन से तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो हो सकता है थोड़ी सी आपको दिक्कत आए सुनने में, पर कोशिश करना सुनने की, ठीक है बेटा। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का सीधा सीधा मतलब है कि भारत जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे न जाने कितने भाई बहन फांसियों पर चढ़ गए और गोली खाकर मर गए, उस पूर्ण आज़ादी के लिए, पूर्ण आज़ादी का मतलब वही है कि अपने फैसले हम खुद ले सकें। वो हमें जब मिलती है तो वो संविधान सभा में हम व्यक्त भी करते हैं कि आज हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं और आज हम आज़ाद हैं और अपने फैसले अब हम खुद लेंगे। कोई ब्रिटेन की संसद, कोई वहाँ का भारत सचिव, कोई वहाँ का गवर्नर या भारत का कोई राजा अब हम पे शासन नहीं करेगा। अब हमारे फैसले हम खुद लेंगे। और ये बात कह कौन रहा है? ये बात कह रहे हैं हम भारत के लोग। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ये संसद नहीं कह रही है, ये जवाहरलाल नेहरू नहीं कह रहे हैं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं कह रहे, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं कह रहे हैं, ये बात कह रहे हैं हम भारत के लोग। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, ये समाजवादी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। समाजवादी का मतलब है कि अनेकता में एकता भारत की विशेषता। इस तरह से समझ लीजिए, अनेकता में एकता भारत की विशेषता। एक इस देश को एक समाज के रूप में बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे गोकुल धाम सोसाइटी बैठ देखी आपने, हमें सब तरह के लोग रहते हैं। इसी तरह से कोई वैमनस्य की भावना ना हो, किसी में कोई द्वेष ना हो, किसी में कोई आपसी विवाद ना हो। इस तरह के भारत की एक कल्पना की गई थी संविधान सभा में कि इस तरह का एक भारत बनाया जाए जो समाजवादी हो, समाज के रूप में रहे। ठीक है, ये पंथ निरपेक्ष, इस शब्द को थोड़ा समझते हैं बेटा। पंथ निरपेक्ष थोड़ा समझना।
थोड़ा सा बेटा समझना, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है। पंथ निरपेक्ष, देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष ये दो अलग अलग शब्द हैं। पंथ निरपेक्ष को लोग अक्सर धर्म निरपेक्ष समझ लेते हैं, ये कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी हो जाएगी। देखो मेरी बात को सुनना, धर्म निरपेक्ष तो कोई हो ही नहीं सकता, धर्म निरपेक्ष तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर हम अपनी धर्म के लिए हिंदू धर्म को लें तो यहाँ धर्म का मतलब ही कुछ नहीं होता। ये धर्म है। धर्म क्या है? सत्य बोलना धर्म है, अहिंसा करना धर्म है, लोगों को परेशानी ना हो इस ये भी धर्म है, किसी को नुकसान ना पहुंचा जाए ये भी धर्म है। धर्म बहुत व्यापक है बेटा। धर्म कोई हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू धर्म नहीं है बेटा। धर्म हर वो चीज जिससे लोगों का भला हो वो धर्म है, इस बात को समझना होगा। धर्म के लिए लड़ने वाले अक्सर मिल जाएंगे, धर्म को समझने वाले नहीं मिलते बेटा। धर्म क्या है? किसी का अहित ना हो, विश्व का कल्याण हो, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, इस बात की कामना करना भी धर्म है। तो हमने धर्म निरपेक्षता की बात नहीं की है, लोग क्या उसको धर्म निरपेक्ष पढ़ लेते हैं। हमने बात करी है पंथ निरपेक्ष की। धर्म निरपेक्ष तो हो ही नहीं सकता कोई, क्योंकि अच्छाई करने से निरपेक्ष कैसे हो सकते हो। तो हम बात करते हैं पंथ निरपेक्ष की। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि भारतीय संविधान किसी एक विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं देगा या किसी एक धर्म के प्रति विशेष आदर रखे और दूसरे धर्म की उपेक्षा करे, वो ऐसा भी नहीं करेगा। इस बात की घोषणा कहाँ की गई? संविधान में की गई। मतलब हम सभी धर्मों को समान रूप से देखेंगे, सभी धर्मों को समान रूप से देखेंगे, किसी भी धर्म को छोटा या बड़ा नहीं मानेंगे और सभी धर्मों को अपने विकास के लिए भी बराबर अवसर देंगे। और इस बात की जानकारी कहाँ मिलती है? हमें मौलिक अधिकारों में मिलती है। 26 से 29 चली जाइए आप एक बार घूमते फिरते के लिए। इस बात को बेटा समझना होगा आपको। तो वहां पर आपको विशेष प्रकार की आजादी मिलती नहीं, तो मौलिक अधिकारों में इसका उल्लेख किया गया है। बात करें लोकतंत्र की। लोकतंत्र बहुत व्यापक शब्द है। लोकतंत्र का मतलब है बेटा, लोकतंत्र का मतलब है जनता के लोग जब जनता में से कुछ लोगों को चुन लें और वे लोग काम करें जनता के लिए। मतलब जनता ही चुनेगी। किस में से चुनेगी? जनता में से चुनेगी। क्यों चुनेगी? कि जिन लोगों को चुना जाएगा वो काम करेंगे जनता के लिए। इतनी बात समझ में आ रही है बेटा? तो लोकतंत्र का मतलब है सारी की सारी शक्तियां हैं वो जनता में आकर समाहित हो जाएंगी। लोकतंत्र, भारत लोकतंत्र डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है, क्योंकि जनसंख्या वाइज अब हम दुनिया में सबसे ऊपर हैं। हम चाइना को पीछे छोड़ चुके हैं, कह सकते हैं ऐसा। अब कर दिया तो कर दिया, क्या करें, कुछ तुम्हें तो आगे निकले। ये वैसे एक कोई बहुत अच्छा विषय नहीं है जिस पे हम कहें कि अरे वाह हमने ये भी फतेह हासिल कर ली। ये समस्या का विषय है कहीं ना कहीं, क्योंकि भारत के संसाधन धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएंगे इस हिसाब से। तो क्योंकि एरिया वाइज तो नहीं बढ़ा सकते आप देश को, है ना बेटा। तो संसाधन तो समाप्त होंगे ही, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो कहाँ से सुविधाएं उपलब्ध करवा पाओगे आप उनको। खैर छोड़ो। तो लोकतंत्र का सीधा मतलब है कि जनता के द्वारा चुने गए लोग जब जनता के लिए काम करें तो वो ये वचन जो लाइनें भी हैं ये कार्ल मार्क्स की लाइनें कही जाती हैं। ये कार्ल मार्क्स ने ये लाइनें कही थी, जनता का शासन। तो लोकतंत्र का मतलब है जनता का शासन। और सबसे आखिरी में आता है आपका गणराज्य। इसे आप गणराज्य कहो या गणतंत्र कहो, ये दोनों शब्द समझते हैं। गणतंत्र का मतलब होता है कि देश में जो सर्वोच्च पद है वो भी जनता के द्वारा चुना गया हो, वो उस पद पर बैठा व्यक्ति भी जनता के द्वारा चुना गया हो। भारत का जो सर्वोच्च पद है वो है राष्ट्रपति। भारत का
सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति भी जनता के द्वारा चुना जाता है। कि सर हमने कब चुना राष्ट्रपति को? भाई राष्ट्रपति को जिस व्यक्ति ने चुना है उसे तो आपने चुना था। तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से वो स्टोरी वाली बताई थी, मकान, कमरा, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, समझ रहे हो ना? आपने तो ठेकेदार को ठेका दिया, ठेकेदार ने कारीगर लगा दिए। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि जिस व्यक्ति को आपने चुना उसने किसी और को चुन लिया, तो जो आखिरी चुना गया व्यक्ति है वो भी आपके द्वारा चुना हुआ माना जाएगा। तो इस बात को गौर से सुनिए, इस बात को गौर से सुनिए कि राष्ट्रपति जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुना जाता है। जब राष्ट्रपति आप अनुच्छेद 52 से 61 पढ़ेंगे तो इसमें हम जरूर इस पर चर्चा पूरी करेंगे। तो केवल वही देश गणतंत्र माना जाएगा जिस देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी जनता के द्वारा चुना जाएगा। जैसे बात करें हम इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड गणतंत्र नहीं है, वो स्वतंत्र है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, पर गणतंत्र नहीं है। चाइना की बात करें, क्यों? क्योंकि वहां पर रानी होती है, राष्ट्रपति नहीं होता है, और रानी को जनता नहीं चुनती है। चाइना की बात करें तो वहां चुनाव ही नहीं होते। चाइना की बात करें तो वहां तो पार्टी है, लिबरल पार्टी, तो चुन लेती है, तो जनता तो चुनती नहीं है। तो बेटा जिस देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों जनता के द्वारा चुने जाएंगे वो देश गणतंत्र होगा। या ये कहूं कि जिस देश में सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी जनता के द्वारा चुना जाएगा वही देश गणतंत्र होगा। ठीक है, तो हमारा देश गणतंत्र है। क्यों? हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति का पद अस्तित्व में आ चुका है और उसको भी जनता के द्वारा चुना गया है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो कहां तक थे हम? भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को उस देश की सीमा के अंदर रहने वाले या उस देश की सीमा के बाहर रहने वाले भी, लेकिन देश के नागरिक होने चाहिए वो, उन सबको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कितने तरह का न्याय की बात करी गई, कितने तरह की न्याय की बात करी गई। तो याद रखना होगा हमें संविधान में 3 तरह का न्याय है, 3 तरह का न्याय दिया गया है। और एक क्रम भी याद रखना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। एक बार क्वेश्चन आ गया था कि संविधान में किस तरह के न्याय की बात नहीं की गई है? धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है, धार्मिक न्याय की बात नहीं की गई है। सामाजिक स्तर पर आपको न्याय मिलेगा, आर्थिक स्तर पर न्याय मिलेगा और राजनीतिक। देखो जब आप मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। समाज में सबको बराबर लाया जाए, समाज में सबको बराबर लाया जाए, इसको बात पढ़ेंगे अनुच्छेद 12 में, वहां आपको देखने को मिल जाएगा। आर्थिक, अनुच्छेद 16 पढ़िए जरा आप, लोक नियोजन के अवसर में समानता, जहां पर आपको सबको बराबर नौकरियां दी जाएं, इस बात की कोशिश की गई है। राजनीतिक, राजनीतिक न्याय का सीधा है कि जहां पर आपकी व्यवस्था की दी गई कि कुछ लोगों को अगर समान प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है तो उनको भी विशेष सीटें आरक्षित कर दी जाएं और राजनीतिक तरफ पर उनको लाया जाए। जैसे आप अपने यहाँ पर देखते हो, कभी पिछड़ा वर्ग की सीट हो जाती है, कभी एससी वर्ग की सीट हो जाती है, कभी अन्य वर्ग की, कभी महिला सीट, तो ये राजनीतिक न्याय है। संविधान में इस बात का पूरा प्रावधान किया गया कि व्यक्ति को तीनों तरह का न्याय मिल सके, वो चाहे सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आर्थिक हो। यह क्रम याद मत करना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इस बात को याद रखना, क्योंकि अगर आपने क्रम में परिवर्तन किया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। धार्मिक न्याय की बात नहीं है। क्वेश्चन कई बार इतना आता है कि कितने तरह की न्याय की बात करी गई? 3 तरह के न्याय की बात की गई है संविधान की प्रस्तावना में। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आता है कि न्याय की बात कहां की गई है? 2 जगह पर, प्रस्तावना में और मौलिक अधिकारों में। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं अगर हम, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। बेटा 3 तरह का न्याय और 5 तरह की स्वतंत्रता। कितने प्रकार की? बेटा 5 तरह की स्वतंत्रता दी गई है आपको। कितने तरह की? 5 तरह की स्वतंत्रता दी गई है। किस बात की स्वतंत्रता? एक तो विचार की स्वतंत्रता। विचार मतलब आपको सोचने की, आपको अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता दी गई है। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब है कि आपके मन में जो विचार आ रहे हैं आप उनको बोल सकते हैं। ऐसा मत करना किसी को गाली देने लोग, मेरे मन में तो गाली आ रही थी, ऐसा नहीं है, लेकिन आप अपने विचार रख सकते हैं। तो पत्रकारिता की जो स्वतंत्रता है वो अभिव्यक्ति में ही आती है। आप जो मंच पर खड़े होकर भाषण दे देते हो, किसी व्यक्ति के बारे में टिप्पणी कर देते हो, किसी व्यक्ति के बारे में बोल सकते हो, वो जो स्वतंत्रता आपको दी गई है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत है। और आप याद रखिए अनुच्छेद 19 में इस पर खुलकर बात होती है। अनुच्छेद 19(1) में स्वतंत्रता के अधिकार के तहत इस पर खुलकर बात होती है। विश्वास, आपको विश्वास करने की स्वतंत्रता है, विश्वास किसी में बना सकते हो आप।
इसी प्रकार विश्वास क्या है, आप जिस चीज पर विश्वास करना चाहो, देखो विश्वास को आप शब्दों में नहीं बयां कर सकते, विश्वास तो एक भावना है अपनी तरह में, ठीक है। धर्म, आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हो, कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है आपके ऊपर धर्म को लेकर। आप, ऐसा नहीं है कि आप मुस्लिम हो तो आप गुरुद्वारे नहीं जा सकते, या हिंदू हो तो आप चर्च नहीं जा सकते, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। आप जहां जाना चाहो उनके, अगर आप उनके नियमों को पूरा करो तो आप कुछ भी कर सकते हो। और उपासना, उपासना का मतलब प्रार्थना, मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, चर्च में जाओ, कहीं भी जाओ, जहां आप चाहो प्रार्थना कर सकते हो, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। तो बेटा हमारी प्रस्तावना में हमें 3 प्रकार का न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। क्या इतनी बात बेटा समझ में आई आपको मेरे को मेरी? स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा को क्या कहें इंग्लिश में? रेपुटेशन। अब सही शब्द इंग्लिश का तो मुझे नहीं मालूम, आप देख लीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा जो है, प्रतिष्ठा जो है एक ऐसा शब्द है जो समाज में व्यक्ति की हैसियत को दर्शाता है। प्रतिष्ठा, हर व्यक्ति को प्रतिष्ठित होने का अधिकार है और उस प्रतिष्ठा को बनाए रखने का भी अधिकार है। फेमस कह सकते हो प्रतिष्ठा को आप। तो प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं सम्मान का विषय है हमारे लिए। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर, हर व्यक्ति को समान अवसर दिया जाएगा, हर व्यक्ति को पूरे मौके उपलब्ध करवाए जाएंगे, हर व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने का, उसको बढ़ाने का, ख्याति, प्रतिष्ठा का मतलब क्या हो सकता है? ख्याति हो सकता है। तो हर व्यक्ति को ये सारे मौके दिए प्राप्त करने के लिए प्रतिष्ठा की स्वतंत्र, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समता मतलब समानता, समता मतलब समानता, उसको बराबर मौके दिए गए हैं संविधान में, चाहे वो किसी भी माध्यम से दिए गए हों, ठीक है बेटा, प्राप्त करने के लिए। उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। अच्छा, ये एकता, अखंडता, बंधुता, ये शब्द थोड़े से समझना पड़ेंगे आपको, एक बार ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। व्यक्ति की गरिमा, हर व्यक्ति की एक गरिमा होती है और उसको बनाए रखने का उसको पूरा अधिकार है। गरिमा एक तरह से हम ये सोच सकते हैं, इज्जत जैसे कहते हैं हम लोग, मेरी कुछ गरिमा है, मेरी कुछ नियम है, ये गरिमा है। गरिमा, राष्ट्र की एकता। अब भाई राष्ट्र की एकता तो का मतलब है ऐसा कोई काम ना किया जाए या कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे राष्ट्र की एकता को खराबी, कोई नुकसान पहुंचे, ठीक है। लेकिन संविधान की प्रस्तावना जो कह रही है कि हम सब ये बनाए रखने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे कि उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली वंदता। वंदता का मतलब क्या है? भाईचारा। वंदता का मतलब क्या है? भाईचारा। वंदता को बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें बढ़ानी है, कम नहीं करनी है। गरिमा व्यक्ति की बढ़ानी है, राष्ट्र की एकता बढ़ानी है, एक तरह से बने रहें। अखंडता, खंड खंड ना हो जाए, टुकड़े टुकड़े ना हो जाए, कोई चीज चली ना जाए हमारे यहाँ से, किसी तरह का डिवाइडेशन ना हो, सेपरेशन ना हो किसी तरह का। इसको बढ़ाने के लिए, भाईचारे को बढ़ाने के लिए अपनी संविधान सभा में, कब? 26 नवंबर। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि संविधान स्वीकार किया गया डेट, ये तिथि कहाँ लिखी है? ये तिथि लिखी है आपकी प्रस्तावना में। कहाँ लिखी है? प्रस्तावना में। आज 26 नवंबर 1949। देखो संविधान बनके तैयार तो जो हो गया था वो 26 नवंबर 1949 को ही मैंने आपको बताया था, जब आपको पढ़ाया था पूरा का पूरा संविधान सभा, तो 16 आर्टिकल हमने उसी दिन स्वीकार कर लिए थे। कब? 26 नवंबर 1949। मिति मार्गशीर शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत और संवत 2006 विक्रमी। ये 2006 क्या है? 2006 बेटा बात को सुनना, 2006 सर, ये 2006 कैसे आ गया सर? 1949 की बात कर रहे हो आप तो। बेटा ये आपका ईयर है, ये क्या है? ईयर है, और ये संवत है, और ये संवत कौन सा है? ये विक्रम संवत है। कौन सा संवत है बेटा? विक्रम संवत। तो आपको एक बात बताना चाहिए कि जो विक्रम संवत होता है हिंदू पंचांग है। कौन सा है? हिंदू पंचांग। हिंदू पंचांग जो है वो 57 साल आगे चलता है। कितना चलता है बेटा? 57 ईयर प्लस चलता है। तो अगर आप 49 में 57 जोड़ते हैं तो 2006 बन जाता है। तो जिस दिन ये सभा में ये शपथ ली जा रही थी, संविधान सभा में जिस दिन ये प्रस्तावना पढ़ी जा रही थी, उस दिन ईयर तो आपका 1949 था, लेकिन विक्रम संवत 2006 था। विक्रम संवत 2006 था। को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत मतलब अपना एक अंग बना लेते हैं,
अधिनियमित, अधिनियमित का मतलब होता है कि जिस पर राष्ट्रपति के साइन हो जाए वो एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। तो एक कानून की तरह और आत्मा अर्पित अपनी आत्मा का भी एक भाग बना लेते हैं। ये संविधान की कहीं ना कहीं ये शब्दावली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रस्तावना आपको याद होनी चाहिए। अब इससे बहुत सारी बातें निकल के आती हैं। पहली बात तो ये निकल के आती है कि क्या संविधान की प्रस्तावना को संविधान का एक भाग माना जाए? संविधान की प्रस्तावना को संविधान का एक भाग माना जाए, इसको लेकर बहुत सारी बातें हुई बेटा। जैसे बात करें बेरूवाड़ी, ये बेरूवाड़ी बाद के अनुसार, ये अनुसार लिखा है, माफी चाहूंगा, ये अनुसार उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ये बेरूवाड़ी क्या है? ये बेरूवाड़ी है क्या? इसकी बात थोड़ी सी कर लेते हैं, मैं जरा समझा देता हूं बेरूवाड़ी क्या है। आपको याद होगा जब देश आजाद हुआ तो भारत में दो पाकिस्तान बन गए, दो पाकिस्तान बन गए। एक था आपका पूर्वी पाकिस्तान जो वर्तमान में पाकिस्तान है, और एक आपका था पश्चिमी पाकिस्तान जिसे आज आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भाग में एक जगह है जिस जगह का नाम है बेरूवाड़ी। जिस जगह का नाम क्या है? बेरूवाड़ी। तो जब डिवाइडेशन हुआ और एक विवाद उठने लगा, तो जब भारत का सेपरेशन होना था, तो अब भारत में भारत और पाकिस्तान का विभाजन होना, ये विभाजन कैसे किया जाए, विभाजन कैसे किया जाए? तो इस बात की जिम्मेदारी दी गई रेडक्लिफ को। किसको दी गई? रेडक्लिफ नाम के एक व्यक्ति थे, उनको इस बात की जिम्मेदारी दे दी गई कि ठीक है आप एक काम कीजिए, भारत और पाकिस्तान की सीमाओं का निर्धारण कर दीजिए। तो उनने भारत के बारे में कोई जानकारी थी नहीं, जहां जो मन किया एक रेखा खींच दी, कहीं पर चौकियों को आधार बना दिया, कहीं पर कुछ आधार बना दिया, और इस आधार पर भारत का डिवाइडेशन पाकिस्तान और भारत का कर दिया। अब जो आपका बांग्लादेश वाला पाकिस्तान था उस साइड, तो उसमें एक जगह थी बेरूवाड़ी, वो जगह तो दे दी भारत को, कह दिया कि ये भारत का हिस्सा रहेगी, लेकिन लिखना भूल गए। अब जब लिखना भूल गए तो समस्या का विषय हुआ, और बांग्लादेश ने उस पर अपना कब्जा जमाना चालू कर दिया और कहा कि ये जगह तो हमें दे दी जाए। अब वहां की जो जनता थी वो बेफैल गई, लड़ने लगी कि हमने तो भारत के साथ मिलने का फैसला किया था, और हमने जवाहरलाल नेहरू को अपना नेता माना है, और हमने वोट भी उसी के लिए किया है। तो जब आप संविधान के अनुच्छेद 3 से लेकर पढ़ते हैं आप संसद की शक्ति को, तो उसमें लिखा है कि भारत चाहे तो किसी राज्य को अपने देश, किसी देश को अपने भाग में मिला सकती है। लेकिन अब प्रश्न बनता है क्या भारत के किसी भाग को दे भी सकती है? किसी भाग को किसी और देश को दे सकती है? अगर मान लो कि भारत का कल कोई भारत का पंजाब कहने लगे कि हमें किसी दूसरे देश के साथ मिलना है, तो क्या मिला सकती है? क्या ये संसद के पास शक्ति है? ये प्रश्न बन गया, बहुत बड़ी समस्या का विषय बन गया कि अब क्या किया जाए। तो नेहरू और नून उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। नेहरू और नून का समझौता हुआ जिसमें कहा गया कि आधा बेरूवाड़ी बांग्लादेश रख ले और आधा बेरूवाड़ी भारत को मिल जाएगा। तो इस बात को देखते हुए कहीं ना कहीं समस्या हुई, तो जनता ने विद्रोह कर दिया। अब जब जनता ने विद्रोह किया तो ये मामला पहुंचता है किसके पास? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति कौन है अपने यहाँ पे? राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, क्योंकि राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से एक सलाह ले सकता है, एक सलाह ले सकता है। तो उन्होंने ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास भेज दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया पहले केस में, बेरूवाड़ी केस में, कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और उसमें कोई चेंज नहीं किया सकता, उसमें कोई बदलाव नहीं किया सकता। तो याद रखना है आपको, बेरूवाड़ी बाद में ये कहा गया कि प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना जाएगा। जबकि इसके तुरंत बाद आप दूसरा बात देखते हैं, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट माफी चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संविधान की प्रस्तावना भी संविधान का एक भाग है, और उसमें उसी तरह से चेंज किए जा सकते हैं, उसमें उसी तरह से चेंज किए जा सकते हैं जिस प्रकार संविधान में चेंज किए जाएं। माफी चाहूंगा, आवाज थोड़ी सी कम आ रही होगी। उसमें उसी तरह से चेंज किए जा सकते हैं जिस प्रकार संविधान में चेंज किए जाएं। और इसी केस के बाद भारत की संविधान में एक 42वें संविधान संशोधन
42वें संविधान संशोधन 1976 में संशोधन किया गया और इसमें 3 शब्द जोड़े गए। कभी कोई क्वेश्चन बनता है, 3 शब्द जोड़े गए जो 3 शब्द पहले संविधान में नहीं थे। इसमें दिया है कि नहीं दिया? नहीं दिया। तो मैं आपको बता देता हूं, जो 3 शब्द जोड़े गए मैं बता देता हूं आपको। एक शब्द तो पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, समाजवादी जोड़ा गया और अखंडता जोड़ा गया। ये 3 शब्द जोड़े गए। तो कभी कभी क्वेश्चन आपके लिए आ जाएगा कि कितने शब्द जोड़े गए। तो याद रखना है आपको कि 3 शब्द इसमें जोड़े गए। मैं लिखना भूल गया हूं, मैं आपको लिख के दे दूंगा। तो को याद रखना कि संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। एक क्वेश्चन और बनता है कि संविधान की प्रस्तावना में अब तक कुल कितनी बार चेंज किया गया है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए, कितनी बार चेंज किया गया? केवल 1 बार चेंज किया गया। कितनी बार? संविधान की प्रस्तावना में अब तक कुल 1 बार चेंज किया गया है। ठीक है बेटा, देखो मैंने लिखा है। और एक बात और, चेंज तो किया जा सकता है पर मूल आधार नहीं बदला जा सकता। चेंज आप उसी हिसाब से कर सकते हो कि संविधान की प्रस्तावना का स्वरूप ना बदले, कुछ बढ़े पर घटे नहीं, किसी के अधिकारों का हनन ना हो। इतनी बात याद रखना। ठीक है बेटा, संविधान प्रस्तावना न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं कराई जा सकती है, अर्थात न्याय योग्य नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर संविधान को, प्रस्तावना को लेकर कोई विवाद है तो आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हो, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है बेटा, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि संविधान को आत्मा किसने कहा है? तो याद रखें, सुभाष कश्यप के अनुसार संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। कई बार ये तो मैंने भी बताया था आपको, भारतीय संविधान का शरीर संघात्मक और आत्मा एकात्मक है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया है। ये शब्द कभी कभी पूछे जाते हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? ये फ्रांस की क्रांति के नारे थे बेसिकली। कहाँ के थे ये? फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसमें जो नारे लगाए गए थे, उन्हीं नारों को हमने उठाकर अपनी प्रस्तावना का एक भाग बना लिया। ठीक है बेटा, तो प्रस्तावना की शब्दावली याद करनी है और इसके बाद अब हम लोग कल से संविधान के अनुच्छेद 1 और भाग 1 पर काम करना चालू कर देंगे। ठीक है बेटा, हम भाग के रूप में उस पर समझते जाएंगे। संविधान के पूरे भाग भी पढ़ेंगे, संविधान की पूरी अनुसूचियां पढ़ेंगे और संविधान के पूरे एक्ट भी पढ़ेंगे। कल से हम उस पर काम करना चालू कर देंगे। ठीक है बेटा, चलो कल फिर मिलते हैं। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, कोई डाउट है तो जरूर पूछें। ठीक है बेटा, बाय।